हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 साइकोलॉजी के चैप्टर सेंसरी अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस के बारे में। ये इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए चैप्टर को शुरू करते हैं। सो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सेंसरी प्रोसेसेस। काफी इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आंखों को बंद, जैसे कि वंशिका ने किया हुआ है। डन। नाउ ओपन योर आईज। यहाँ पर क्या दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है एक टाइगर और एक डॉग। दोनों इमेजेस मेरे सामने हैं। ये मत कहना आपको कैट दिख रही है या फिर लिजार्ड दिख रही है, वो थोड़ा क्रिपी हो जाएगा। सो मुझे यहाँ दिख रहा है टाइगर। ओके, मैंने कैसे बताया कि ये टाइगर है? क्योंकि मैंने अपने दिमाग में रखी हुई है ये वाली इंफॉर्मेशन कि टाइगर जो है वो इस तरीके का दिखता है या फिर डॉग जो है वो इस तरीके का दिखता है। अगर मैं आपसे कहूँ दिमाग में लेकर आओ ये कैसे बोलते हैं, तो आप क्या लेकर आओगे? टाइगर ऐसे बोलता है, डॉग ऐसे बोलता है, भौ भौ भौ, राइट? ये तो नहीं बोलोगे ना कि डॉग ऐसे बोलता है, सो यहाँ पर ये जो डिफरेंशिएशन आप कर पा रहे हो ये इसीलिए है क्योंकि आपने ये इंफॉर्मेशन अपने इन्वायरमेंट से ली हुई है, पहले से स्टोर की हुई है, और अब जब रिक्वायरमेंट है तो आप इस चीज को बाहर निकाल रहे हो। ठीक है। सो अभी आपको स्क्रीन पर चीजें दिख रही हैं, इमेजेस हैं, आप अपनी आंखों की मदद से इसे देख पा रहे हो। जो मैं बोल रही हूँ आप उस इंस्ट्रक्शन को सुन पा रहे हो, राइट? और आप इस चीज को समझ भी पा रहे हो। तो ये वाले जो प्रोसेसेस हैं जहां पर आप किसी चीज को अटेंड करते हो, अटेंशन देते हो, यानी उस पर फोकस करते हो और उस चीज का मीनिंग निकालते हो, यही चीजें हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो वीडियो को पूरा देखना। सो इन दोनों ही जानवरों की इमेजेस आपके लिए कहलाएंगी स्टिमुलस। ठीक है, यहाँ पर स्टिमुलाई लिखा है, यानी एक चीज के बारे में बात हो रही है। जब भी हम इन्वायरमेंट से कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं तो वो इन्वायरमेंटल फैक्टर हमारे लिए बन जाता है स्टिमुलस, और हमारा उसके टूवर्ड्स रिएक्शन कहलाता है रिस्पॉन्स। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का क्या रिलेशन होता है ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा। सो ये वाली इंफॉर्मेशन जो कहलाती है स्टिमुलाई, ये हम कलेक्ट करते हैं यूजिंग आवर सेंस ऑर्गन्स, जो कि है 7। सबसे पहला आता है आईज। नाउ एवरीवन नोज आईज क्या करती हैं? देखती हैं। सो विजुअल इंफॉर्मेशन जाती है आपके आंखों में, और जब ये इंफॉर्मेशन आपकी आईज में एंटर करती है तो आईज के पीछे जो है ना वो ऑप्टिक नर्व होती हैं, वो सेंड करती है इंफॉर्मेशन ब्रेन को, और ब्रेन उसको करता है प्रोसेस। तो क्या केवल आईज ही काम करती हैं? नहीं, आईज और ब्रेन साथ काम करते हैं, तभी आप उस इंफॉर्मेशन को मीनिंग दे पाते हो। सेकंड जो सेंस ऑर्गन है वो यूज होता है आइडेंटिफिकेशन में या एक्सपीरियंस में स्मेल के। ठीक है। सो यहाँ पर अपनी नाक का इस्तेमाल करके आप इंफॉर्मेशन ले पाते हो। आपके नाक में होते हैं कुछ रिसेप्टर्स, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन लेते हैं और आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि मुझे किस तरीके की स्मेल आ रही है, क्या ये परफ्यूम की है या फिर ये गार्बेज की है। फिर आते हैं ईयर्स पर, जो कि हियरिंग में इस्तेमाल होते हैं। अगर आप अभी ये लेक्चर सुन पा रहे हो तो आप अपने ईयर्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो। फिर बारी आती है टेस्ट की। ठीक है, टंग की हेल्प से आप ये पता कर पाते हो कि किस तरीके का टेस्ट है। तो अगर आपसे मैं कहूँ कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने करेले खाए थे और वो मुझे बहुत ही यमी लगे, तो अगर आपको यमी नहीं लगते करेले तो आप बोलोगे यक। पनीर की बात करनी थी ना। फिर आता है स्किन टच। तो अगर आप इमेजिन करो जब हम रेड हैंड खेलते थे क्लास में, हाथ कितने लाल हो जाते थे और कितने दुख रहे होते थे, राइट? सो वहां पर मैं बात कर रही हूँ पेन की। ठीक है। और अब इमेजिन करो कि आप अपने हाथों को बड़े अच्छे तरीके से सहला रहे हो क्योंकि अभी अभी आपने एक क्रीम लगाई है अपने हाथों पर। तो यहाँ पर आप अपने हाथों की केयर कर रहे हो, तो ये वाला जो टच है ये थोड़ा स्मूथ होगा, जबकि वो जो रेड हैंड में होता है वो बहुत ही दर्द करने वाला। तो आपकी स्किन के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं वो हेल्प करते हैं ये आइडेंटिफाई करने में कि जो भी स्टिमुलस बाहर से आ रहा है वो किस तरीके का है, क्या वो दर्द देने वाला है या वो प्लेजर देने वाला है। ठीक है। देन नेक्स्ट जो आता है सेंस ऑर्गन, उसे हम कहते हैं काइनेस्थेटिक। यहाँ पर बॉडी पोजीशन की बात होती है। वेस्टिबुलर सिस्टम में हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम और बैलेंस की। दिमाग में लेकर आओ एक ऐसी इमेज जहां पर गाना सुनने के बाद अपने हेड को आप बड़ी जोर जोर की हिला रहे हो, और आप जो है ये कर पा रहे हो क्योंकि आपका ये जो सेंस ऑर्गन है वो बैलेंस करने में हेल्प कर रहा है। आप गिर नहीं पड़ रहे, आपके गर्दन की नस नहीं चढ़ रही,
ये आप बड़ी आसानी से कर पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपका जो वेस्टिबुलर सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन सुन के देख के थक तो नहीं गए हो? थक गए हो तो ऐसे कर सकते हो। अरे मजाक कर रही हूँ, अभी तो ये टॉपिक बच रहा है जो कि है सेंसरी मोडालिटी। यहाँ पर बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि हर एक सेंस ऑर्गन का अपना एक काम है और ये एक स्पेशल पर्पस के लिए बने हैं। तो आंखों से देखा जा सकता है, आंखों से सुना नहीं जा सकता, कानों से सुना जा सकता है, कानों से देखा नहीं जा सकता। तो हर एक ऑर्गन का अपना एक स्पेसिफिक काम है जो उसे अच्छे से करना है और इसी को हम बोलते हैं सेंसरी मोडालिटी। सो अब बात करते हैं सेंसरी ऑर्गन्स के लिमिटेशंस की। तो आंखें जो है वो सुन नहीं सकती और कान जो है वो देख नहीं सकते। इनकी कुछ लिमिटेशंस होंगी, राइट? अगर बहुत डिम इंफॉर्मेशन आ रही है तो वो भी परेशानी क्रिएट करेगी। अगर बहुत ज्यादा ब्राइट इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है विजुअल एनवायरनमेंट से तो वो भी आपको सही से नहीं दिख पाएगी। वैसे ही बहुत ज्यादा लाउड साउंड अगर मिल रही है तो वो भी आपके कान नहीं अच्छे से प्रोसेस कर पाएंगे और बहरे होने के चांसेस बढ़ा देंगे, ठीक है। सो हर एक सेंस ऑर्गन के साथ अटैच है कुछ ना कुछ एक स्पेशल पर्पस जिसके लिए वो बना है, स्पेशलाइज्ड है और लिमिटेशंस यहाँ पर होती हैं। सो इन्फॉर्मेशन का आपके सेंस ऑर्गन तक पहुंचना और आपके सेंस ऑर्गन्स का अच्छे से काम करते हुए उस इन्फॉर्मेशन को एक्सपीरियंस कर पाना कहलाएगा सेंसेशन, ठीक है। सेंसेशन होने के लिए जरूरी है अटेंशन होना। अटेंशन में जहां पर आप एक इन्फॉर्मेशन को इन्वायरमेंट से सेलेक्ट करते हो बाकी फालतू की इन्फॉर्मेशन को हटाते हुए, तो अटेंशन यहाँ पर जरूरी है। देन सेंसेशन, और जब भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की तो अब आपके ब्रेन का काम होगा उस इंफॉर्मेशन को मीनिंग देना। तो ये वाला जो मीनिंग आपका ब्रेन देगा ये कहलाएगा परसेप्शन। सो यहाँ पर अटेंशन, सेंसेशन एंड परसेप्शन तीनों ही जो प्रोसेसेस हैं ये इंटर रिलेटेड प्रोसेस है और ये आपके पूरे एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने में आपकी हेल्प करेंगे। सो स्टिमुलस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं जो हेल्प कर सकती हैं या फिर इंटरफेयर कर सकती हैं इस प्रोसेस से, जिसे हम कहते हैं सेंसेशन। तो यहाँ पर अगर स्टिमुलस का साइज बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, तो ये जो है आपको उतनी डिटेल नहीं दे पाएगा जितनी एक बड़ा साइज का इमेज दे पाएगा। तो यहाँ पर आपको चीजें और ज्यादा क्लियर दिख रही हैं एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। सेकेंड जो आता है वो है कलर। तो स्टिमुलस जो है वो किस कलर का है, वो कितना ब्राइट है, वो कितना ज्यादा डिम है, ये भी इन्फ्लुएंस करेगा कि उस चीज का एक्सपीरियंस कैसा होगा एंड फाइनली उसकी शेप कैसी है। तो यहाँ पर दो तरीके की शेप्स आपको दिख रही हैं, एक है सर्कल और एक है रेक्टेंगल, ठीक है। सो किस तरीके की शेप उस स्टिमुलस की है वो भी इन्फ्लुएंस करेगा कि उसको आप कैसे सेंस करोगे और उसको कैसे आप परसीव करोगे। सो साइज, कलर एंड शेप, ये वाली जो इंफॉर्मेशन है अबाउट स्टिमुलस ये जाती है आपके दिमाग में और दिमाग फिर अपनी ताकत लगाकर उस इंफॉर्मेशन को मीनिंग देता है जिसे हम कहते हैं परसेप्शन का प्रोसेस, जिसे हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। आज बस सेंसेशन और अटेंशन को हम कवर करेंगे। सेंसेशन और स्टिमुलस के बीच में जो रिलेशनशिप है इसको जिस फील्ड में हम स्टडी करते हैं उस फील्ड को हम बोलते हैं साइकोफिजिक्स। साइकोफिजिक्स में कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। इसको समझने के लिए जल्दी से इमेजिन करो एक लाइब्रेरी जहां पर इतना साइलेंस है कि वहां पर अगर पर्सन पन्ने पलटता है तो वो वाली इंफॉर्मेशन भी आपके कानों तक पहुंच जाती है। तो अगर आपने इमेजिन कर लिया है वो इंफॉर्मेशन और वो वाला इन्वायरमेंट तो आप देख पाओगे कि उसका पन्ने पलटना और उसकी आवाज का आपके कानों में जाना एंड कानों का फिर एक्टिवेट होना, क्योंकि अगर आपने हियरिंग की एबिलिटी यहाँ पर यूज की है तो उस हियरिंग को एक्टिवेट करने के लिए जो स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ नॉइज या साउंड चाहिए थी वो वहां पर थी। तो जब स्टिमुलस का मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए होता है किसी भी सेंसरी सिस्टम को शुरू करने में, एक्टिवेट करने में, तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। सो 50% ऑफ द टाइम ट्रायल्स में ये होना चाहिए। सो अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है उसे हम कहते हैं डिफरेंस थ्रेशोल्ड। यहाँ पर एक मिनिमम डिफरेंस होना चाहिए दो चीजों में, तभी आप का सेंसरी सिस्टम उस चीज को डिटेक्ट कर पाएगा और आपको बता पाएगा कि ये जो दो चीजें है स्टिमुलस है इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है, ठीक है। सो डिफरेंस नोटिस कर पाने की इस चीज को हम कहेंगे डिफरेंस थ्रेशोल्ड। और ये किस बेसिस पर है, जब आप स्मॉलेस्ट डिफरेंस आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो वैल्यूज जो है दो स्टिमुलस की वो डिफरेंट हैं जिसको आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। सो क्या आप अभी भी उतने ही जोश के साथ हो जितने आप पहले थे? हो तो सब्सक्राइब कर दो, नहीं हो तो भी कर दो। सो अब बात करते हैं अटेंशनल प्रोसेसेस की। यहाँ पर आपको एक टास्क करना है, इस चीज को देखो और अब इसको यहाँ पर ढूंढो। सो अगर आप ये कर पाए हो आसानी से तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो आपको इन्फ्लुएंस किया है डिस्ट्रैक्शंस ने, ठीक है। सो यहाँ पर हम ऐसे
स्टिमुलस की बात करते हैं जो कि डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं। ये अटेंशन में बाधा डालते हैं। अटेंशन मतलब एनवायरनमेंट में इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है और ऐसे में सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ ले पाना हमारे दिमाग पर ओवरलोड डाल सकता है, हमारे सेंसरी सिस्टम को ओवरलोड कर सकता है और ऐसे में वो काम ना करे अच्छे से, ये भी हो सकता है। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमारे कॉग्निटिव रिसोर्सेज जो है वो कम चीजों पर लगाए जाते हैं, जहां हम इन्वायरमेंट से कुछ सेलेक्टेड चीजें जो है वो उठाते हैं और उसी पर जो है वो अपना ध्यान लगाते हैं। तो इस प्रोसेस को जहां पर हम सेलेक्टिवली नोटिस करते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टिमुलस को व्हाइल इग्नोरिंग डिस्ट्रैक्टर्स, इसे हम कहते हैं अटेंशन। सो परसेप्शन का प्रोसेस क्या कहता है कि आप इंफॉर्मेशन को अपने सेंस ऑर्गन से लो, उसके बाद उसको एक मीनिंग दो ताकि वो लंबे समय तक आपके पास रहे और आपके फ्यूचर एक्सपीरियंसेस में काम आ सके। सो वापस आ जाए अटेंशन की तरफ, तो अटेंशन में हम देखते हैं फ्रिंज को और फोकस को। फ्रिंज क्या है? यहाँ पर आप जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में अवेयरनेस नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि वो आपकी फील्ड ऑफ अवेयरनेस के बाहर है। ऐसा इमेजिन करो कि ये जो पीछे वाला सर्कल है जो कि काफी बड़ा है, ये है आपकी फील्ड ऑफ अवेयरनेस और ये जो ब्लैक बैकग्राउंड आपको दिख रहा है, ये ऐसी फील्ड है जो आप नहीं अपने दिमाग में रख पाओगे। यहाँ पर जो भी चीजें होंगी वो आपकी अवेयरनेस के बाहर होंगी। तो ये जब चीज हुई तो आपकी अवेयरनेस से ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स जो है वो बाहर चले गए। जबकि अगर इसके अपोजिट हुआ, जिसे हम कहेंगे फोकस, तो यहाँ पर फोकस जो है वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर आ गया, तो ये आपकी फील्ड ऑफ अवेयरनेस में आ गया और ऐसे में आप इसके बारे में अवेयर हो पाओगे। तो अटेंशन में होता है फोकस और फ्रिंज, फ्रिंज और फोकस। सो जल्दी से इमेजिन करो ये सिचुएशन जहां पर आपको इस बॉल को दूसरी साइड लेकर जाना है और इसकी कंडीशन क्या है कि आपको इन रेड कलर के रेक्टेंगल से टच नहीं करवाना इस बॉल को। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बीच बीच में आपके पास इंफॉर्मेशन आती रहे कि आप कितना स्कोर कर रहे हो, तो वो बीच बीच में आती रहेगी। लेकिन जब आप उस चीज को इग्नोर करते हुए अपना पूरा ध्यान इस बॉल पर लगाओगे और इस चीज पर लगाओगे कि मैं इसको आसानी से निकाल लूंगा यहाँ से, तो ये कहलाएगा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में आप किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पर फोकस कर रहे होते हो while excluding others for the moment। तो यहाँ पर जो भी स्कोर आएगा, बोनस आएगा, वो आप इग्नोर कर दोगे, उस पर आप ध्यान नहीं दोगे, आप बस ध्यान दोगे इस बॉल पर और ये कैसे यहाँ से निकलेगी। वहीं अगर हम दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करें जिसे हम कहते हैं अलर्टनेस, तो यहाँ पर अगर एक रेस होती है और यहाँ पर कुछ हर्डल्स हैं जो आएंगे बीच बीच में, तो ऐसे में पर्सन को अलर्ट रहना होगा, यानी उसमें एक रेडीनेस होगी कि मुझे जो है इस हर्डल को पार करना है और मुझे ये भी ध्यान रखना है कि मेरे आसपास वाले कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और मुझे उस फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना है जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पर ये बंदा जो है वो काफी अलर्ट स्टेट में होगा और ये अगर अलर्ट रहा और इसने अच्छा परफॉर्म किया तो ये फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाएगा। सस्टेन्ड अटेंशन जो कि अटेंशन का ही एक टाइप है, ये क्या होती है? इसका रिलेशन है कंसंट्रेशन से। सो यहाँ पर आप अपनी अटेंशन को मेंटेन कर पाते हो किसी भी ऑब्जेक्ट पर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। तो अगर ये पर्सन यहाँ पर इस रोप पे चढ़ के दूसरी साइड जा रहा है जो काफी खतरनाक सी एक्टिविटी है, तो यहाँ पर ये अपना फोकस रखेगा कि मैं गिर ना जाऊं, तो हर एक कदम इसका काफी सोच समझ के लिया हुआ होगा और यहाँ पर ये फोकस करेगा कि मैं अपनी एक्टिविटी ऐसी करूं कि मैं चांसेस रिड्यूस कर दूं कि मैं यहाँ से गिरूंगा और मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। सो यहाँ पर ये सस्टेन करेगा यानी मेंटेन करेगा अपनी अटेंशन को एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। देन आता है डिवाइडेड अटेंशन। यहाँ पर आप दो चीजों पर फोकस कर रहे होते हो एक ही टाइम पर। तो यहाँ आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो और गाने भी सुन रहे हो, तो दो तरीके के स्टिमुलस हैं और दोनों को आप अपने दिमाग में अटेंड कर रहे हो और उस पर फोकस कर रहे हो। सेलेक्टिव अटेंशन जहां पर आप बाकी इंफॉर्मेशन को निकाल के एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पर ही फोकस करते हो, इस चीज को जो है जब हम स्टडी करते हैं तो हम डाइकोटिक लिसनिंग टास्क का यूज करते हैं, जिसमें दो तरीके की इंफॉर्मेशन पर्सन को दी जाती है और पर्सन सेलेक्ट कर लेता है कौन सी इंफॉर्मेशन उसको ध्यान में रखनी है। लेकिन ये वाला सिलेक्शन की कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो दिमाग में रहेगी और अटेंड की जाएगी, ये किस बेसिस पर होता है? ये बेसिस पर होता है कि उस इंफॉर्मेशन का टाइप कैसा है। तो यहाँ हम बात करते हैं फैक्टर्स की जो कि सेलेक्टिव अटेंशन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। एक कैटेगरी कहलाती है एक्सटर्नल फैक्टर्स। यहाँ पर हम फीचर्स की बात करते हैं स्टिमुलस की। पहला फीचर आता है कि उसका साइज कैसा है। अगर छोटा साइज है तो आप उतनी अटेंशन शायद उसको ना दो, लेकिन अगर बड़ा साइज है उस स्टिमुलस का, उस
इंफॉर्मेशन का जो आपके सेंस ऑर्गन्स रजिस्टर करेंगे तो वो आपकी अटेंशन ज्यादा खींचेगा। सो इमेजिन करो एक रूम में बहुत बड़ा बलून और एक रूम में बहुत छोटा बलून। बहुत बड़ा बलून ऑटोमेटिकली आपकी अटेंशन खींच लेगा क्योंकि वो साइज में इतना बड़ा है कि आप उसको इग्नोर कर ही नहीं सकते। देन आता है मोशन। तो यहाँ पर ये वाले जो सर्कल्स थे ये फिक्स्ड थे, कांस्टेंट थे, इनमें कोई मूवमेंट नहीं थी। तो आप जब इसको अटेंड कर रहे थे तो ये उतनी अटेंशन शायद ना खींच पाए, पर जब आप इनकी बात करते हो तो यहाँ पर ये जो मूवमेंट है ये आपकी अटेंशन एकदम से खींचेगी। नेक्स्ट आता है इंटेंसिटी। यहाँ हम बात करते हैं कि वो ब्राइट कितना है। अगर वो बहुत अच्छा है, ब्राइट है, तो हम उसको अटेंड करेंगे, जबकि अगर वो डल है, डिम है, तो उसको उतना भाव नहीं मिल पाएगा। फिर ऑडिटरी इंफॉर्मेशन है तो भी चांसेस हैं कि आप उस इंफॉर्मेशन को एकदम से अटेंड करो एज कम्पेयर टू विजुअल इंफॉर्मेशन। सो मैं एज एन इंडिविजुअल क्या अटेंड करूंगी, ये चीज बस स्टिमुलस की कैरेक्टरिस्टिक्स पर नहीं डिपेंड करेगी, ये इस चीज पर भी डिपेंड करेगी कि मैं एज अ इंडिविजुअल क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ उस इंफॉर्मेशन से। सो यहाँ मैं बात करूंगी हमारे इंटरेस्ट की, हमारी नीड्स की। तो अगर मेरा इंटरेस्ट जो है वो डी में है तो इसको मैं एकदम से ध्यान में रखूंगी और इसको देखूंगी और ये पाऊंगी कि ये तो मुझे ढोलक जैसा लग रहा है, क्या आपको लग रहा है? तो यहाँ पर मैं इसको अटेंड कर रही हूँ और इसको मीनिंग दे रही हूँ और मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ तभी मैं इसको देख रही हूँ। अगर मेरा इंटरेस्ट इसमें ना होता तो मैं इनमें से किसी और पर फोकस कर सकती थी, लेकिन मेरा इंटरेस्ट था इसमें, तो ऐसे में मेरे इंटरेस्ट ने गाइड किया मेरी अटेंशन को, जो कि है सिलेक्टिव इन नेचर, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया है इनमें से। फिर आता है एटीट्यूड कैसा है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में या फिर इंफॉर्मेशन के बारे में। अगर आपका अच्छा एटीट्यूड है तो आप उस चीज को अटेंड करोगे। कि अगर आपका एटीट्यूड टुवर्ड एक्सरसाइज बहुत ही पॉजिटिव है तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि आपको एक्सरसाइज के अराउंड मिल रही होगी आप उसको सुनना चाहोगे। इंटरनल फैक्टर्स में नीड्स की बात भी हम करते हैं, तो जिस तरीके की नीड हमारी होगी हम उसी तरीके की इंफॉर्मेशन को अटेंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर व्रत रखा है तो हो सकता है मेरी अटेंशन खाने की चीजों पर जाए। तो अगर मैं अपनी सोशल मीडिया को देख रही हूँ और खाने की चीजें आ रही हैं तो यहाँ पर मैंने व्रत रखा है, मैं काफी कंट्रोल कर रही हूँ कि नहीं खाना, मुझे भक्ति करनी है, लेकिन क्योंकि मेरी नीड है एक बायोलॉजिकल, वो वाली चीज क्या पता मुझे इन्फ्लुएंस ऐसे करे कि मैं उस इंफॉर्मेशन को जो कि दिखा रहा है कि फूड कैसे बनाया जाता है उस चीज को बहुत ही ज्यादा अच्छे से अटेंड करूं, क्योंकि मेरी नीड या मोटिवेशनल फैक्टर जो है वो वहाँ इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे मुझे। इन्फॉर्मेशन अगर यूनिक होगी, नॉवल होगी, तब भी वो एकदम से आपकी अटेंशन कैच करेगी। तभी अगर यूट्यूब पे आपने थंबनेल्स देखे हो तो एकदम से अगर ऐसे थंबनेल आपको दिख जाएंगे, वो ये क्या चीज है भाई, क्योंकि उनमें एक नॉवेल्टी होती है और आप क्लिक करते हुए एकदम से उस थंबनेल को, चाहे उस वीडियो में आगे कुछ ना हो, लेकिन वो जो क्यूरियोसिटी उसने जगाई है ना, जो कि नॉवेल्टी उसने क्रिएट की है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है उसे हम कहते हैं प्रिपरेटरी सेट। यहाँ पर आपके दिमाग में कुछ कॉग्निटिव चीजें चलती हैं जिसकी वजह से आप एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को अटेंड करते हो, दूसरों को नहीं। सो यहाँ पर आप ग्रीन वाले स्टिमुलस को हो सकता है अटेंड करो लेकिन पर्पल वाले को नहीं उतना। तो ये जो है ये कॉग्निटिव फैक्टर्स के अंदर आता है। अब आ गया इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट जिसे हम कहते हैं थ्योरीज ऑफ सिलेक्टिव अटेंशन। सिलेक्टिव अटेंशन कैसे होती है, क्या होती है, कैसे इंफॉर्मेशन दिमाग में जाती है, ये सब कुछ जब स्टडी किया गया तो कुछ थ्योरीज दी गई। तो पहली थ्योरी जो थी वो कहलाई फिल्टर थ्योरी। इसे दिया ब्रॉडबेंट ने 1956 में। यहाँ पर इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल का यूज करते हैं। इमेजिन करो एक राजा का दरबार जिसमें जो दरबार के अंदर राजा हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस को। तो ऐसे में राजा जो हैं वो काफी नॉलेजेबल हैं, उनके पास विजडम है, उनके पास इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की क्षमता है, ठीक है। ग्रीन जो डेटा है वो है विलेजर्स, ऐसे लोग जो कि मिलना चाहते हैं राजा से, लेकिन क्या सबको ये अनुमति होगी? नहीं। तो बीच में पड़ेंगे सिक्योरिटी गार्ड्स, तो ये बोलेंगे राजा की गली विच नो एंट्री, तक लिया। अब ऐसे में सारी इंफॉर्मेशन तो नहीं जा पाएगी, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन या एक विलेजर जो कि पटा पाया उस सिक्योरिटी गार्ड को जो कि था बीच में, वही जा पाएगा राजा के पास और अपनी बात रख पाएगा। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो फिल्टर से होकर गुजरती है और सारी इंफॉर्मेशन नहीं जा पाती, सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन ही जा पाती है। और जो भी इंफॉर्मेशन बच जाती है सिक्योरिटी गार्ड उसे कहते हैं कि बाय बाय, दिख मत जाना यहाँ पर। और जब वो इंफॉर्मेशन जो कि जा चुकी है अंदर दरबार के, वो
हायर लेवल प्रोसेसिंग से मिलती है तो वो चीज दिमाग में रह जाती है। तो ऐसे में ये जो फिल्टर है ये काफी अच्छा काम करता है। सो जब फिल्टर थ्योरी दे दी गई तो इसमें फिल्टर का रोल काफी स्ट्रिक्ट माना गया। इसी चीज को यूज किया गया एज क्रिटिक अगली थ्योरी में, जिसे हम कहते हैं फिल्टर एटीन्यूएशन थ्योरी, जिसमें बोला गया कि ऐसा कुछ नहीं होता, इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता फिल्टर। सिक्योरिटी गार्ड हैं तो क्या अपनी चलाते रहेंगे, तकलिया बोल देंगे और इंफॉर्मेशन या विलेजर्स तकलिया हो जाएंगे? नहीं, ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो कि चालाकी से चले जाएंगे दरबार में। तो यहाँ पर वो जो इंफॉर्मेशन है वो एंटर कर पाएगी, कंप्लीटली ब्लॉक्ड नहीं हो, लेकिन इंटेंसिटी जो है उसकी वीक रह सकती है। और अगर वो अंदर जा रही है दरबार में या फिर हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस से मिलने मेमोरी के अंदर, जिसे हम कह रहे हैं दरबार, यहाँ पर वो वाली इंफॉर्मेशन जो है वो रेलेवेंट होनी चाहिए, तभी नोटिस की जाएगी वीक फॉर्म में भी। तो यहाँ पर अगर आप रेड वाली लाइन को देखो तो वो काफी स्ट्रांग है, तो ये स्ट्रांग इंफॉर्मेशन जा रही है, इसने वो फिल्टर पार कर लिया। लेकिन जो दूसरा इंफॉर्मेशन हमें दिख रहा है बी, वो ऐसे विलेजर के बारे में बात कर रहा है जो कि रिलेवेंट तो है, मतलब वो बात अच्छी करने आया है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी लो रहने वाली है। तो कंप्लीट ब्लॉक नहीं किया गया, इंफॉर्मेशन उस फिल्टर को भेज पाई, मतलब सिक्योरिटी गार्ड कहीं ना कहीं कट गए। सो यहाँ पर आप अगर इस इंफॉर्मेशन को गेन करो तो आपको यहाँ पर 2 सर्कल्स दिख रहे हैं, एक साइड और दूसरी साइड में 2 सर्कल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें दिमाग में तो ये हमें सर्कल्स दिख रहे हैं, लेकिन जब हम दूसरी स्टेज में जाएंगे तो हम इसको सिमेंटिक मीनिंग देंगे, यानी यहाँ पर हम इनको नाम देंगे। यहाँ पर अगर मैं एक साइड को 2 सर्कल्स मान लूं जो कि सेपरेट है और दूसरी साइड को सेपरेट सर्कल्स को ही एक नंबर की तरह ले लूं कि ये तो 8 जैसा लग रहा है देखने में, तो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा डीपर लेवल पर प्रोसेस करने की कोशिश कर रही हूँ। पहली स्टेज में ये चीज नहीं हो रही थी, यहाँ पर बस इंफॉर्मेशन को विजुअली रिप्रेजेंट किया जा रहा था दिमाग में। दूसरी स्टेज जब आई तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन को नाम दिया गया, एंड फाइनली जब तीसरी स्टेज आएगी तो यहाँ ये दोनों ही इंफॉर्मेशन विजुअली जो आपने रिप्रेजेंट की है और सिमेंटिकली यानी मीनिंग उसको जब आपने दिया है, तो दोनों ही तरीके की इंफॉर्मेशन कॉन्शियसनेस में एंटर करेंगी और ऐसे में आपको उस ऑब्जेक्ट को एक्सपीरियंस करने में आसानी होगी। जितना ज़्यादा आप एफर्ट लगाओगे उतना ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और जब हम अर्ली सिलेक्शन की बात करें, यानी आपने प्रोसेसिंग की लेकिन वो डीप नहीं थी, तो वहाँ पर कोई मीनिंग नहीं अटैच किया गया, कोई सिमेंटिक प्रोसेसिंग नहीं की गई, तो वहाँ पर लेस मेंटल एफर्ट लगेगा एज कम्पेयर टू ऐसी स्टेज जहाँ पर आपने थोड़ा दिमाग लगाया, इन्फॉर्मेशन को अच्छे से प्रोसेस किया और फिर अपनी कॉन्शियसनेस में रखा। तो यहाँ पर हमने थ्योरीज पढ़ी हैं सेलेक्टिव अटेंशन की। तो पहली थी फिल्टर थ्योरी, दूसरी फिल्टर एटेन्युएशन थ्योरी एंड तीसरी मल्टीमोड थ्योरी। सेलेक्टिव अटेंशन की तरह सस्टेन्ड अटेंशन में भी काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं। पहला फैक्टर कहलाता है स्पेशल अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब ज्ञान नहीं है कि क्या होने वाला है, तो प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। जहां पर प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होगी वहां पर डिफिकल्टी होगी अटेंशन को मेंटेन रखने में, राइट। तो यहाँ पर अगर इस इमेज को आप देखो, स्पेसिफिकली ब्लू कलर के स्क्वायर्स को आप देखो, तो आप पाओगे कि ये कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि फिक्स्ड नहीं है। यानी यहाँ पर जो ग्रीन कलर की बॉल है वो मूव कर रही है इधर से उधर, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कहाँ अपीयर होगी। जबकि जो रेड कलर के बॉक्सेस हैं उसमें जो बॉल है वो फिक्स्ड है, राइट। तो यहाँ पर ऐसे स्टिमुलस जो कि फिक्स्ड है वो ज्यादा चांसेस बना देते हैं कि सस्टेन्ड अटेंशन वहां रह पाएगी एज कम्पेयर टू चीजें जो कि अनसर्टेन है, जहां पर प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट आता है टेम्पोरल अनसर्टेनिटी। यहाँ पर अनसर्टेनिटी है जैसे कि स्पेशल अनसर्टेनिटी में थी, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं टेम्पोरल एलिमेंट की। टेम्पोरल यानी टाइम, स्पेशल यानी स्पेस प्लेस, ठीक है। टेम्पोरल यानी टाइम, तो यहाँ पर टाइम जो है वो फोकस में रहेगा। अगर कोई स्टिमुलस रेगुलर इंटरवल पर आता है तो वहां पर सस्टेन्ड अटेंशन होने के चांसेस हैं। अगर वो इरेगुलर इंटरवल्स पर आता है तो वहां पर सस्टेन्ड अटेंशन नहीं रह पाएगी। फिर क्लैरिटी, अगर इंफॉर्मेशन क्लियर ही नहीं है तो वहां पर आप सस्टेन रख पाओगे अपनी अटेंशन को? नहीं। अगर वो विजुअल है या फिर वो ऑडिटरी है, किसमें बेटर अटेंशन आप सस्टेन कर पाओगे? ये होगी विजुअल या ऑडिटरी? ये होगी ऑडिटरी। तो इसी के साथ हम इस फर्स्ट पार्ट को करते हैं खत्म।
अगर आपको ये अच्छी लगी हो एक्सप्लेनेशन तो आप कमेंट करके बता सकते हो। आपको ट्यूशन्स चाहिए हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सेकंड पार्ट जो है वहाँ हम पढ़ेंगे परसेप्शन के बारे में। इस चैप्टर के बस 2 ही पार्ट्स होंगे तो उसको भी आप देखना ज़रूर। अभी के लिए धन्यवाद। बाय।